ताकत का गुमान वो नशा होता है जो इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो बड़े बड़े ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इतिहास से गवाह है कि वक्त की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बदलता जरूर है। आज जिनके पास सत्ता का सिंहासन है, कल शायद उनके पास बैठने को जमीन तक ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और कचहरी के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ईरान की वो तस्वीर दिखाएंगे जिनके सामने आने पर सेंसर लगा था। ईरान में इंटरनेट बंद है, इसलिए प्रदर्शन में मौत का आंकड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन एलॉन मस्क के सैटेलाइट के जरिए फिलहाल कुछ तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं, जिनमें तेहरान में लाशों का ढेर दिखाई पड़ रहा है। इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है? ईरान का दृश्य कब्रिस्तान जो है वो आज कचहरी की पहली पेशी में हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा अब आपको ईरान की उस सीक्रेट ब्रिगेड से भी मिलवाएंगे जिसने खामनोई के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया, और ये हमारी दूसरी पेशी होगी। पहले ईरान में अगर महिलाओं के बाल खुले होते थे, हिजाब नहीं होता था तो सख्त सजा मिल जाती थी, लेकिन अब हिजाब खोलकर, बाल लहराकर, सिगरेट को सुलगाकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उस खामनोई की तस्वीरें जलाई जा रही है जिसे देखना भी गुनाह माना जा रहा था। खामनोई वर्सेस महिला ब्रिगेड की दावत क्या है, ये आज कचहरी की दूसरी पेशी में हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक पोस्ट किया, खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया। 250 साल के अमेरिका के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति दो मुल्क का राष्ट्रपति बना बैठा है। क्या यह वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा है कि अब नियम, कायदे, कानून जो है वो सब ताक पर रख दिए गए हैं? क्योंकि जिस अंदाज से वो ग्रीनलैंड को लेकर बयान दे रहे हैं, अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भविष्य में वो ग्रीनलैंड के भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया? क्या तानाशाही का रवैया शुरू हो गया? समझेंगे आज। वैसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर एलओसी पर गए थे और अब बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई पड़े। आतंकवादी मुनीर की तारीफ कर रहे हैं। आज ये हमारी चौथी पेशी का हिस्सा होगा। साजिश का नया ट्रायंगल क्या है वो रात 10:30 बजे पेशी में आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत जो है कचहरी की, वो सबसे पहले ईरान की खौफनाक कहानियों से शुरू करते हैं। तो आज कचहरी की सबसे पहली पेशी जो है वो ईरान को लेकर है। वो ईरान जो मुल्ला शासन में बीते कई सालों से चल रहा था, लेकिन अब वहां की दीवारें दरकने लगी हैं। वहां महिलाएं हाथ में सिगरेट लेकर खामनोई की तस्वीरों को जला रही, उसके पोस्टर को जला रही। 13 दिसंबर 2022, आपको याद होगा, ईरान की राजधानी तेहरान में जब सब कुछ सामान था, तब उनकी मॉरल पुलिस ने एक लड़की को पकड़ लिया था। 22 साल की कुर्द लड़की, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हिजाब तो पहना था, लेकिन सिर के कुछ बाल जो है वो दिख रहे थे। और इसके बाद वो लड़की, जिसका नाम महसा अमीनी था, उसे स्मॉरल पुलिस ने डिटेंशन सेंटर में रख दिया। 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर आई। पुलिस कह रही थी दिल का दौरा पड़ा, लेकिन परिवार कह रहा था कि पुलिस ने इतना पीटा कि बेटी मर गई। 22 साल की लड़की को बेरहमी से पीट कर मार दिया गया था, मैसेज देने के लिए कि ईरान में हिजाब से समझौता नहीं। इसके बाद खामनोई के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हुई, वैसे प्रदर्शन जैसे इस बार हुए। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ईरान की महिलाओं में महसा अमीनी की आत्मा आ गई है, जो कह रही है कि अब और नहीं सहा जाता। तब खामनोई के ऑर्डर पर 580 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई थी। इस बार डायरेक्ट गोली मारने के आदेश दिए गए। दावा है कि कम से कम 500 लाशें बिछा दी गई हैं। बवाल करने वालों को सूली पर चढ़ाने के ऑर्डर आ गए। अमेरिका के मानवाधिकार संगठन ने तो यहां तक दावा किया कि ईरान में विरोध प्रदर्शन की वजह से 540 लोग मारे गए। 186 शहरों में प्रदर्शन हुए। इसके चलते ईरानी विदेश मंत्री अब्बास का 15-16 जनवरी को भारत का दौरा रद्द कर दिया गया। हवाला दिया गया कि अस्थिर आंतरिक स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ खामनोई ने इस बार पावर दिखाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाया तेहरान में, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कल तक खामनोई मुर्दाबाद की तस्वीरें आ रही थी, वहीं आज खामनोई जिंदाबाद की तस्वीरें। लेकिन सवाल यह है कि क्या खामनोई जो है वो पावर पोस्टरिंग की आड़ में विरोध प्रदर्शन का सच छुपा रहे? क्या ईरान की सरकार विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी गोली से मारे गए लोगों के आंकड़ों को छिपा रही है? क्या ईरान के अस्पतालों में शवों की तस्वीरें जो दावा किया जा रहा है वो सच है? इन शवों पर, इन बर्बरता पर ईरान की सरकार खामोश क्यों? खामनोई सदृश कब्रिस्तान पर कहते कुछ क्यों नहीं?
सवाल तो यह भी है कि ट्रंप क्यों इन तस्वीरों के जरिए ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर आज कचहरी में पहली पेशी होगी और यह खबर बहुत बड़ी है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर देखिए, लाशों की तस्वीर। दूसरी तस्वीर ईरान में झंडे को बदलने की। ईरान में अब प्रदर्शन बढ़ गए हैं, लोग झंडे जो है वो बदल रहे हैं। इस्लामिक क्रांति का झंडा हटाकर वो पुराना शेर जो झंडा था उसे वापस ईरान में लाया जा रहा है और ये बताने के लिए कि उस दौर में शाह का जो शासन था, ईरान की जो पहचान थी, उस पहचान को दोबारा से स्थापित किया जाएगा। ईरान इस्लामिक क्रांति के बाद एक बदला देश है। तीसरी तस्वीर प्रदर्शनकारियों की, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। सवाल फिर यही कि आज दुनिया की निगाहें क्यों होनी चाहिए और इसके लिए आपको पहली पेशी देखनी पड़ेगी। क्या चलते ईरान में खामेनेई लाशें छिपा रही हैं? ईरान में कहां-कहां फर्श पर शवों की कतार दिखी। ट्रंप ने क्यों कहा खामेनेई ने रेड लाइन क्रॉस कर दी? क्या ट्रंप ने तेहरान पर हमले का मूड बना लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 500। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इस तरह के दावे हैं कि ईरान में इसी तरह लाशें बिछी, फर्श पर एक के बाद एक शव कतार से रखे दिखाई दे रही हैं। कुछ शवों को बॉडी बैग्स नसीब हो और कई ऐसे थे जिन्हें कफन के लिए अब भी इंतजार करना पड़ रहा है। 5 मिनट के वीडियो का दूसरा हिस्सा और भयानक है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनों को ढूंढते हुए मोर्चरी पहुंचे, लेकिन क्या वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ पाए? क्या सभी शवों की शिनाख्त हो सकती है? ये सवाल अब भी बरकरार है। वीडियो के अगले हिस्से में कुछ शवों को एक बड़े से ट्रक में रखा जा रहा है। आरोप सरकार की बर्बर कार्रवाई पर। कहा गया है कि जिन लोगों ने खामेनेई के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें ताबूत तक नसीब नहीं हुई। अब सवाल यह है कि यह वीडियो कहां का है। इस तरह के अपुष्ट दावे हैं कि यह वीडियो तेहरान के कहरीजक फॉरेंसिक सेंटर का है। साउथ तेहरान से यह वीडियो रिलीज हुआ। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि उन्होंने एक शेड 400 से ज्यादा शव देखे। जी हां, 400 से ज्यादा शव। कहा जा रहा है कि जिस तरह 8 और 9 जनवरी को आंदोलन को कुचला गया, जिस तरह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, उसके बाद से हालात भयानक होने लगे। दावों के मुताबिक लोरिस्तान और इलाम में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। आजादगान स्क्वायर पर सीधे फायरिंग के हमले दिए गए। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ईरान की सड़कों पर इस वक्त ताबूतों का सैलाब। उत्तरी शहर रश्त के पुरसीदा अस्पताल में शुक्रवार रात एक साथ 70 शव लाए गए। अस्पताल का मुर्दा घर अपनी क्षमता से बाहर बढ़ चुका है, जिसके बाद शवों को ट्रकों में भरकर सीक्रेट ठिकानों पर ले जाया गया। करस के मदनी अस्पताल में 44 और कायम अस्पताल में 36 शवों के पहुंचने की पुष्टि हुई। It looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. I mean, some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination.
यानी हर घंटे जितनी लाशें बिछी, ईरान में जितने लोग मारे गए, उसका हिसाब ट्रंप के पास है। मौत की फिगर्स, सारे आंकड़े उन तक पहुंच रहे हैं। सवाल है कि वो अब आगे क्या करने वाले हैं। क्या ईरान में फोर्स भेजी जाएगी या फिर हवाई हमला होगा? जब तक जवाब मिलता उससे पहले ईरान की तरफ से भी धमकियों का नया दौर शुरू हो गया। कहा गया कि अगर अमेरिका ने कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इस बार इजराइल और अमेरिकी बेस हमारे टारगेट पर होंगे। भ्रम का शिकार हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मेरे पास एक सलाह है। ये ध्यान रखिए कि ईरान पर हमला करने की जो सलाह आपको दी जा रही है, ये वैसा नहीं है जिससे आपको लगने लगा कि मशहद में तख्ता पलट हो गया। इसलिए अगर आप ईरान पर हमला करने की कार्रवाई करते हैं तो इजराइल समेत पूरे इलाके में अमेरिकी सेंटर्स, बेस, शिप्स हमारे वैध टारगेट होंगे। और जिस नियत के साथ आप ईरान पर सैन्य हमले की धमकी दे रहे हैं, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, खतरे को भांपते हुए उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साथियों को बताना चाहता हूँ, कोई भी मिस कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। वैसे धमकियों का ये सिलसिला तो उस दिन से जारी है जब से खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सामने आकर कहा कि वो किसी कीमत पर अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ये तक कह दिया था कि जो हमारे तख्ता पलट का ख्वाब देख रहा है, उसका तख्त खुद पलट जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति हैं जो लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। आतिश बजानी, बंक आतिश बजानी। वो बाहर से देश में आतंकवादी लाए, उन्होंने मस्जिदों में आग लगा दी, उन्होंने लोगों को आग लगाई, कुछ लोगों के सिर काट दिए। ये लोग इस देश के नहीं हैं। अगर कोई इस देश का है तो उन्हें विरोध करने दो और हम उनकी बात सुनेंगे, उस पर ध्यान देंगे और मामले को हल करेंगे। लेकिन वो मौके पर मौजूद बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं जिसे स्वीकार किया जा सके। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि दंगाइयों और आतंकवादियों के हाथ का खिलौना नहीं बनना। अमेरिका और इजराइल उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। کاری نمیکنه که در دل مردم این آب و خاک. हालांकि जब बात अमेरिका पर ट्रंप से पूछा गया कि ईरान तो सैन्य हमले की बात कर रहा है, मिलिट्री बेस पर अटैक की बातें हो रही हैं, तब ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसने मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों को तनाव में डाल दिया। I think so. Don't you think so, CNN? Don't you think so? Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out, don't you think, and then you just had Venezuela, don't... इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर, अमेरिका अब ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शंस के हमले तलाश रहा है और हो सकता है ट्रंप को स्पेशल फोर्सेस ने प्लान भी ब्रीफ कर दिया। पिछली बार अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों का हमला बनाया था। इस बार क्या होगा? क्या पारंपरिक युद्ध होगा और फिर इसका जवाब ईरान कैसे देगा? यही वो सवाल है जो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका को हवा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि महायुद्ध की आहट जो है वो वक्त के पहिए पर दस्तक दे रही है। वैसे वक्त की फितरत है कि वो बदलता जरूर है। कल तक जो तख्त नशी थे, उन्हें अपनी ताकत का गुमान था, उनके हाथों में हुकूमत थी, कदमों में सारा जहान था, पर वक्त की ऐसी लहर आई कि सब कुछ बहा ले गई। मिट्टी के पुतलों की हस्ती बस मिट्टी में समा गई। ईरान की बिसात पर इस वक्त एक तरफ 86 साल के आयतुल्ला अली खामनोई की जिद है, तो दूसरी तरफ ईरान की वो महिला ब्रिगेड जिसे मौत के डर को अब बेनकाब कर दिया है। आज ईरान से जो तस्वीरें आई महज एक विरोध प्रदर्शन की नहीं है, सांस्कृतिक और राजनीतिक विस्फोट की है। ईरान की सड़कों पर महिलाएं सिर्फ हिजाब नहीं जला रही, बल्कि अपने बाल खोलकर सुरक्षा बलों के सामने खड़ी। ईरान में आज जो हो रहा है वो दुनिया के इतिहास में दर्ज होगा, जहां एक तरफ मजहबी कट्टरता का गुमान है, दूसरी तरफ उन महिलाओं की आजादी की प्यास जो अब मरने से नहीं डरती। खामनोई ने कहा था कि आंदोलन विदेशी साजिश है, लेकिन जब हजारों महिलाएं अपनी जान हथेली पर रखकर बाल खोलकर सड़कों पर उतर आएं तो समझ लेना चाहिए साजिश बाहर नहीं, गुस्सा अंदर भी है। जब धुएं में सत्ता की तस्वीरें जलती हैं तो समझ लीजिए कि उस शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल कैसे? जवाब
हमारी अगली पेशी में देख लीजिए। ईरान में लेडी ब्रिगेड ने कैसी जंग छेड़ी है। सुप्रीम लीडर को ईरान की बेटियां कैसे चुनौती दे रही हैं। तेहरान की सड़कों पर महिला ब्रिगेड क्यों उतरी। बगावत की गूंज, फिजाओं में बारूद की गंध, ईरान सुलग रहा है। 100 शहर चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं, गली गली गदर मचा है। इस आग के बीच ईरान में नई टेंशन ने सर उठाया। गुस्से की आग को हवा देने मैदान में महिला ब्रिगेड उतरी। पांच दशकों से ईरान की बेटियां एक कपड़े के टुकड़े यानी हिजाब के लिए जंग लड़ रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई हिजाब की नहीं, हक व हुकूक की। ये लड़ाई अब तख्त और ताज उखाड़ फेंकने की। तेहरान की गलियां सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारों से गूंज रही हैं। मोर्चा महिला ब्रिगेड ने संभाला है। सड़कों पर खड़े होकर खुल्लम खुल्ला खामनेई निजाम को ललकारा जा रहा है। ये महिलाएं दुनिया को मैसेज दे रही हैं, बता रही हैं कि उनके मन से हुकूमत और मौत का खौफ निकल चुका है। ईरान की बिसात पर एक तरफ 86 साल के आयतुल्लाह अली खामेनेई की जिद है, तो दूसरी तरफ ईरान की वो महिला ब्रिगेड जो तेहरान, मशहद, शिराज और करमानशाह जैसे बड़े शहरों में सड़कों के बीचों बीच खड़े होकर नारेबाजी कर रही है। महिला ब्रिगेड के विरोध का अंदाज दुनिया को इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये 70 के दशक के बाद पहली बार है जब महिलाएं बिना सर ढके न सिर्फ सड़कों पर निकल रही हैं, बल्कि बाल लहराकर दशकों पुरानी दकियानूसी सोच को चैलेंज कर रही हैं। राजधानी तेहरान से आई ये तस्वीरें मानो ईरान की बेटियों की आजादी का नया ऐलान। महिलाओं का ये बाल लहराओ आंदोलन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ईरान की लेडी ब्रिगेड के जहन से जब कट्टरपंथियों का खौफ निकला, तब चंद रोज पहले एक सिगरेट वाली लड़की सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हुई, जो सुप्रीम लीडर की तस्वीर को आग लगाकर सिगरेट सुलगाती है, कट्टर निजाम को कश में उड़ाती है। ये ट्रेंड ईरान में ऐसा सेट हुआ कि देखते ही देखते ईरान की महिलाओं ने इसे खामेनेई निजाम के खिलाफ प्रोटेस्ट का आइकॉन बना लिया। विरोध की चिंगारी ने ईरान की बेटियों के जहन में आजादी की ज्वाला ऐसी प्रबल की कि 25 साल की उम्र से लेकर अधेड़ उम्र तक की महिलाओं ने खामेनेई निजाम के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। हिजाब पहनी एक बुजुर्ग महिला वॉकर के सहारे ईरान के इस्लामी शासन से आजादी मांगती है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे इस वीडियो को कैप्स किया गया है। ये विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक क्रांति है जो इस्लामी निजाम की भ्रांति तोड़ने सड़कों पर निकली। ईरान में कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जहां महिलाएं सत्ता प्रतिष्ठानों को सीधे चुनौती न दे रही। ईरान के हर सीन में हंगामा बरपा है। हिजाब पहनी महिला ब्रिगेड सड़कों पर उतरी, खामेनेई मुर्दाबाद के नारे गूंजे। महिला ब्रिगेड बेखौफ होकर अपनी आवाज बुलंद। विरोध सिर्फ तख्त पर आसीन खामेनेई का ही हो रहा है ऐसा भी नहीं। पश्चिमी ईरान के इलाम सूबे से और चौंकाने वाली तस्वीरें। महिला ब्रिगेड ने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ मोर्चा खोला, नारे लगाए। महिला ब्रिगेड ने साल 2026 को ईरान में रक्तपात का साल डिक्लेयर कर दिया। एक तरफ गोलियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ ईरान की बेटियां। याद कीजिए खून से लथपथ इस ईरानी महिला जब वो तेहरान की सड़कों पर निकली थी। मुंह से खून बह रहा था, आंखों में आजादी के अंगारे थे और जुबां पर हिस्से थे कि मैं 47 साल तक मुर्दा था, अब जिंदा हूं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरफ है, जिसके बाद ईरान के कई शहरों में महिलाएं आंदोलन की सेनापति बनी।
फिर खामनेई के पोस्टर को आग लगाना, ये तस्वीरें भी वायरल हैं। ये महज धुआं नहीं, ये सत्ता की हेकड़ी को धुएं में उड़ाने जैसा है। खौफ टूटा तो हिजाब छोड़कर महिलाएं शाह पहलवी और ट्रंप के समर्थन तक में उतर आई। ईरान की महिलाएं अपनी दादियों की तस्वीरें देखकर बड़ी हुई, जो 70 के दशक में मिनी स्कर्ट पहनती थी, यूनिवर्सिटी में लड़कों के कंधों से कंधा मिलाकर चलती थी और जिनके लिए हिजाब एक चॉइस थी, मजबूरी नहीं। ईरान की ये महिलाएं अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रही हैं। एक तरफ बंदूकें हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और चाकू चलाने वाले कातिल हैं, तो दूसरी तरफ इन महिलाओं के पास सिर्फ एक जिद और इतिहास गवाह है, जब जिद जुनून बन जाए तो बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की मानंद ढह जाते हैं। देखिए, वैसे भी किसी ने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब जिद जुनून बन जाती है तो निजाम मिट जाते हैं और कई वजूद में आ जाते हैं। आज दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भूगोल बदल रहा है, सीमाएं सिमट रही हैं, कूटनीति के सारे पुराने नियम जो हैं वो कूड़ेदान में फेंके जा रहे हैं। इसलिए कल तक जहां संयमित तौर पर बातें होती थीं, अब घर में घुसकर मारने की बात हो रही है। लेकिन बात सिर्फ ईरान और ट्रंप की अदावत तक सीमित रहने वाली नहीं है। अगर ईरान चलेगा तो इसकी जद में कई और मुल्क आ सकते हैं, क्योंकि संग्राम की तपिश सिर्फ ईरान की गलियों में नहीं, इसकी तपिश अब खाड़ी के सुल्तानों और यूरोप के महलों तक पहुंची है। जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बर्फीले पहाड़ों यानी ग्रीनलैंड का सुल्तान बनने के ख्वाब देखने लगे, तो समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पारा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने वाला है और महाजंग की आहट की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मिडिल ईस्ट से पहले महाजंग का मैदान बनेगा? क्योंकि अब बातें ईरान की मिसाइल पावर और अमेरिका के बॉम्बर प्लेन्स की होने लगी हैं और ये बड़ा सवाल है। देखिए भाई पेशी। क्या ट्रंप ने जंग का ऑर्डर दे दिया? क्या मिडिल ईस्ट में बारूद बरसने वाला है? क्या ट्रंप की वॉरशिप्स के टारगेट पर ईरान है? अमेरिका ने जितने भी बड़े ऑपरेशन किए उन्हें रात में ही अंजाम दिया गया है और ये सारे ऑपरेशन खुद अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अलग अलग दौर में सिचुएशन रूम में बैठकर लाइव देखे भी हैं। सीरिया में हमले हो या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ठिकाना बनाना या फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करना हो, ये सारे ऑपरेशन मिडनाइट में अंजाम दिए गए। तो क्या इस बार भी खामनेई की बारी है? ट्रंप बहुत बड़ा हिंट दे चुके हैं। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it still Yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes, Negotiate what? we may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. लेकिन सवाल है कि इस बार टारगेट पर कौन होंगे? क्या इस बार ईरान के शहरों पर हमले होंगे या फिर मोसाद की तरह ईरान के टॉप लीडर्स को कत्ल किया जाएगा, या फिर अमेरिका की सेना खुद ईरान की जमीन पर उतरेगी? रिपोर्ट्स है कि सारे ऑप्शन एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स ने दम दिखाया है। सोर्सेस के मुताबिक कतर के अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर सैनिक गतिविधि बढ़ गई है। टैंकर्स, बॉम्बर्स और F-35 फाइटर्स नए सिरे से तैनात किए गए हैं, जिसमें ईरान डायरेक्ट इनकी रेंज में है।
कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है और सेना बिल्कुल रेडी है, सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर का वेट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है, वहां के नेता क्या कहते हैं, क्या वो जंग के लिए तैयार है? सुन लीजिए। शहीद कर दी। आओ और आकर देखो कि हम इस इलाके में तुम्हारी सारी सैन्य तैनाती कैसे खत्म कर देंगे। आओ और आकर देखो कि ईरान के जवान तुम्हें अमेरिका के इतिहास में कैसे जला देंगे। वहमी ट्रंप, तुम्हें जो झूठ बताए जाते हैं उस पर भरोसा मत करो। मशहद नहीं गिरा है, ईरान के रक्षक मौजूद हैं और इमाम रजा मौजूद हैं। ईरान लगातार कह रहा है कि वो अमेरिका के सभी सैन्य बेस को टारगेट कर सकता है, इजराइल को भी धमकाता है। लेकिन सवाल है कि ईरान के बारूदी जखीरे की पहुंच कहां तक है। तो आपको बता दें, खुर्रम शहर 4, फतेह 2 और सजील 2 जैसे मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा मानी जाती हैं। ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रम शहर 4। ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है। इसके बाद फतेह 2 है, जिसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। सजील 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा शहाब 3 ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि विरोध प्रदर्शनों में मारे जाने वालों की संख्या बढ़े, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर ज्यादा लोग मारे जाएंगे तो हम आएंगे और दखल देंगे। ये बयान अपने आप में दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में सीधे तौर पर दखल अंदाजी देना है। ये कहना कि ठीक है, अगर प्रदर्शनों में कुछ होता है तो मैं दखल दूंगा, सैन्य दखल। यही वजह है कि प्रदर्शन हिंसक और खूनी होते चले गए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति को दखल देने का बहाना मिल सके। सवाल यह है कि अगर ईरान हमला करेगा तो उसके टारगेट पर कौन से अमेरिकी बेस होंगे, क्योंकि 11,000 से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिकी शहरों को टारगेट करने वाला सिस्टम फिलहाल उसके पास है, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस उसके रडार पर है। ये बेस कौन कौन से हैं? कतर में अल उदैद एयरबेस, जहां 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना के जवान मौजूद हैं, जो अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हिस्सा है। कुवैत में अमेरिका ने कैंप अरीफजान और अली अल सलेम एयरबेस बनाए हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल दाफरा एयरबेस एक्टिव है। इसके अलावा इराक में ऐन अल असद और इरबिल एयरबेस है, जबकि सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के जरिए अमेरिका ऑपरेट करता है। तो वहीं जॉर्डन में भी अमेरिका की मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी एयरबेस है। हालांकि जिस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच पार पलटवार की बातें हो रही हैं, उसी दौरान खामनेई ने ईरान में एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। तेहरान समेत कई दूसरे शहरों में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिन्होंने खामनेई के सपोर्ट में नारे लगाए। अब सवाल तो ये भी है कि अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ तो फिर रशिया और चीन का रुख क्या रहेगा? क्या अमेरिका के खिलाफ दोनों मुल्क सामने आएंगे? हालांकि अभी तक जिस तरह के रिएक्शन आए हैं, उससे लगता है कि फिलहाल रूस और चीन उचित दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन ये दूरी कब खामनेई के सपोर्ट में तब्दील हो जाए और बात कब नए विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। देखिए, जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है तो उसे रोजाना नई खबरें सामने आ रही हैं। अब रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाने का निर्देश दे चुके हैं, और ये बात उस वक्त सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताते हुए एक तस्वीर साझा की। साफ किया कि जब तक एक सुरक्षित और उचित लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती, तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला का शासन चलाएगा। इसलिए अब सवाल हो रहा है कि क्या ट्रंप अमेरिका, वेनेजुएला के अलावा ग्रीनलैंड के भी राष्ट्रपति बनेंगे? रिपोर्ट कहती है ट्रंप ने मिशन ग्रीनलैंड की जिम्मेदारी ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड यानी JSOC को सौंपी है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की ये रुचि घरेलू राजनीति से भी जुड़ी हो सकती है। दरअसल इस साल के आखिर में मिड टर्म चुनाव होने वाले और रिपब्लिकन संसद पर नियंत्रण खोने से डर रहे हैं। इसलिए ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाकर लोगों का अर्थव्यवस्था की समस्याओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच यूरोप पहले ही कह चुका कि वो ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को लेकर फिक्रमंद है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। साथ ही यूरोपीय नेताओं से सीधा टकराव भी हो सकता है, जिससे नाटो मिलिट्री अलायंस टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। कुछ यूरोपीय अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप के आसपास कट्टरपंथी
MAGA गुट का असली मकसद नाटो को अंदर से खत्म करना है, क्योंकि संसद उन्हें दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देगी। इसलिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करके यूरोपीय देशों को नाटो छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस तरह की भी अटकलें हैं कि अगर ट्रंप नाटो खत्म करना चाहते हैं तो शायद ये सबसे आसान तरीका है। अब जहां तक ट्रंप के पहले कार्यकाल का सवाल है, तो उनके पहले टर्म में नाटो सहयोगियों से भुगतान बढ़ाने की मांग की थी और कहा था कि अगर साथी देश नहीं मानेंगे तो अमेरिका उनकी रक्षा नहीं करेगा। 2024 के चुनाव अभियान में ट्रंप ने कहा कि वो रूस को उन नाटो सदस्यों पर जो चाहे की अनुमति देंगे जो पर्याप्त खर्च नहीं करते। ट्रंप का मकसद अमेरिका फर्स्ट नीति को बढ़ावा देना है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट नीति से ओनली अमेरिका ये नीति बन रही है। जो अमेरिका की बात मान रहा है वो दोस्त है, जो नहीं मान रहा वो दुश्मन, जिसमें वो अमेरिकी मतदाताओं के, करदाताओं के विदेशी सुरक्षा पर कम खर्च करने को लेकर सवाल खड़े करते हैं, साथ ही यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों जरूरी है। उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो रूस और चीन कब्जा कर लेंगे। ट्रंप ये भी कहते हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने का मसला नहीं है, ये रूस और चीन को दूर रखने की कोशिश है। हम ऐसे देशों को अपना पड़ोसी बनते देख नहीं सकते। ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड का सिक्योरिटी सिस्टम वो खुद देखना चाहते हैं, क्योंकि इस पर रूस और चीन की नजर है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के पास रूसी और चीनी नौसेनाओं की बढ़ती गतिविधियों का हवाला दिया था। ये सारी बातें ट्रंप की तरफ से आ रही हैं और ये दुनिया को परेशान करने वाली है कि ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। क्या वो वर्ल्ड वॉर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपनों से भी नाराज हैं, गैरों से भी नाराज हैं, दुश्मनों से भी नाराज हैं, हर तरफ नाराज ही नाराज चल रहे हैं और स्थिति वो पैदा कर रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करती है। अब देखिए, पाकिस्तान ये भूल जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां सोए। यही आतंकवादी एक रोज इनके लोगों को मारेंगे और तब पाकिस्तान को एहसास होगा कि वो आज क्या कर रहा है। खैर, वो समझते हैं, समझे नहीं तो हम समझा देंगे उन्हें हिंदुस्तान की तरफ से। फिलहाल आज कचहरी में आपको समझाने के लिए जितना था वो सारी पेशी हो गई। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और लगातार बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।